बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बर्ट्रैंड रसल के ऐसे एजुकेशन एंड डिसिप्लिन को डिस्कस करने जा रहे हैं। रसल के मुताबिक एजुकेशन और डिसिप्लिन किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एजुकेशन में और डिसिप्लिन में बेहतर की जा सकती हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं। तो रसल अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं इस ऐसे में कि कैसे एजुकेशन और डिसिप्लिन इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि सीरियस एजुकेशनल थ्योरी जो है उसको दो चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए। ऐसी सही वाली थ्योरी एजुकेशन की जिसकी बेस पर एजुकेशन का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसमें दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहला, एक कंसेप्शन ऑफ द एंड्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मकासद के बारे में जो है एक वाज़ेह तसव्वुर उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा, अ साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल डायनामिक्स, लॉ ऑफ मेंटल चेंज, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि इंसान के जहन को भी सामने रख कर वो थ्योरी बनाई जाए कि जहन पर किसी चीज़ का क्या असर होता है और जहन से किस किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है या जहन किन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो सकता है एजुकेशन में, इन चीज़ों को भी सामने रखा जाए। यानी कि एजुकेशन ऐसी हो जो एक तो ज़िंदगी के जो सही कंसेप्ट है, ज़िंदगी के मकासद के बारे में सही कंसेप्ट दे सके स्टूडेंट को। दूसरा, वो उसके जहन के मुताबिक भी बनाई जाए कि किन किन चीज़ों से जहन पर असरात पड़ सकते हैं, मेंटल चेंजेस किस तरह के आते हैं, कौन सी चीज़ों को जहन किस तरह से पिक करता है, ये जहन में रखना चाहिए थ्योरी बनाते हुए। एजुकेशनल मशीन वो ये कहता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में दो एथिकल थ्योरीज से डोमिनेंट है। यानी कि वेस्ट में जब भी एजुकेशनल थ्योरी बनाई जाती है तो दो तरह की एथिक्स को सामने रखा जाता है। किसको? क्रिश्चियनिटी को और नेशनलिज्म को। यानी कि जो भी उनका जो सिलेबस है एजुकेशन का, या उसको जो कन्वे करने का तरीका है, या जो भी कह लो सारा स्ट्रक्चर, उसके पीछे अगर हम एथिक्स देखें तो या तो हमें क्रिश्चियनिटी के मिलते हैं या तो हमें नेशनलिज्म के मिलते हैं। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हमें एजुकेशनल थ्योरी में यही चीज़ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मिलती है। अब वो ये कहता है कि एक सवाल ये उठाया जाता है कि एजुकेशन में फ्रीडम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में तीन तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं और ये आपस में जो भी डिफरेंसेस हैं उसकी बेस पर चलते हैं। तो पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि बच्चों को बिल्कुल फ्री होना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का दबाव या सख्ती नहीं होनी चाहिए, चाहे ये अच्छा हो या बुरा हो, बच्चों की फ्रीडम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि बच्चों को कम्प्लीटली अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए, यानी उन पर पूछ-गिछ रोकथाम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे बन सकें। और तीसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि बच्चों को फ्री होना चाहिए, लेकिन फ्री रहते हुए भी बच्चों को चाहिए कि वो अच्छे रहें। अब यहाँ पर हमने तीन तरह की बातें की हैं। वो कह रहे हैं कि जब एजुकेशन में फ्रीडम पर सवाल उठाया जाता है तो तीन तरह के स्कूल ऑफ थॉट वहाँ पर पाए जाते हैं। एक वो हैं जो ये कहते हैं कि बच्चों को मुकम्मल फ्री होना चाहिए, चाहे उसका असर कुछ भी निकले। दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि वो अच्छे बन सकें। और तीसरा ये कहता है स्कूल ऑफ थॉट कि बच्चों को फ्री भी होना चाहिए और उनको अच्छा भी होना चाहिए। अब वो ये कहता है कि जो तीसरी पार्टी है वो लार्ज है अपने लॉजिकल राइट्स की निस्बत, यानी कि उस पर ज़्यादा लोग उस पर फोकस करते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि बच्चे जो हैं अगर उनको मुकम्मल आज़ादी दे दी जाए, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो कैसे वर्चुअस बन सकते हैं, किस तरह से नेक बन सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एजुकेशन को एक इन्वायरमेंट देना चाहिए स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट के लिए, ऐसी डेवलपमेंट जो उस टाइम पर हो रही है, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें वो क्लासरूम में बैठकर जो भी स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पर उनकी डेवलपमेंट हो, बस इसी तरह का वो एनवायरनमेंट दे दे। लेकिन रसल इस चीज़ से एग्री नहीं करता। वो ये कहता है कि एजुकेशन को सोशल स्टैंड पॉइंट से देखो और ये सिर्फ एक उस क्लासरूम में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से हट के भी कुछ होना चाहिए, उससे ऊपर का कहीं कुछ होना चाहिए, ताकि वो सोशल स्टैंड पॉइंट से भी फ़ायदा दे सके ना बच्चों को। सिर्फ वो क्लासरूम में अगर उनकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रो कर रहे हैं, एजुकेशन में ग्रो कर रहे हैं, ये कोई ग्रोथ नहीं है। ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए जो ओवरऑल उनको हेल्प करे, रसल का ये मानना है।
अब यहाँ पर आ जाती हैं वो बातें कि अगर बच्चे बिल्कुल सबमिसिव हों तो क्या होगा, और अगर बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। इसके बारे में वो डिटेल में बात करता है। वो ये कहता है कि जो सबमिसिव होते हैं, ओबीडियंट, वो अपना जो है ना पहल छोड़ देते हैं, किस चीज़ में, थॉट में भी, एक्शन में भी, यानी कि वो फिर डल हो जाते हैं। जो बिल्कुल सबमिसिव बच्चे होते हैं, ओबीडियंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल डल हो जाते हैं। ना वो अपनी सोच में आगे कुछ कर सकते हैं, ना वो अपनी एक्शंस में आगे कुछ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इससे उनके अंदर एक तरह का एंगर जनरेट होता है। जब आप दबाते हो ना बच्चे को, तो वो जो चूँकि अपना इज़हार तो खुल के कर नहीं सकता, तो उसके अंदर ना दबी हुई जो फीलिंग्स हैं वो फिर गुस्से की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और फिर उसके जवाब में वो ये क्या करता है, वो फिर ना जो अपने से कमज़ोर हैं, जिस तरह बच्चे वगैरह हैं, फिर वो उनको बुली करके ना अपनी वो इस एंगर को, अपनी उन फीलिंग्स को आउटलेट करता है, उनको निकालता है। यही वजह है कि जो भी टायरानिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने आप को ही परपेचुएट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक ऐसा बच्चा है या एक ऐसा बंदा है जिसने अपने बाप के हाथों बड़ा नुकसान उठाया, जो भी उसके बाप के गलत असूल थे, सख्तियाँ थी, इसकी वजह से वो बड़ा उसने सफ़र किया, तो अब वो ये क्या करेगा, वो इस चीज़ को अपने जहन में उसके कहीं ना कहीं वो असर रहेगा, वो उसको रिमेंबर रखेगा, वो उसको याद रखेगा। और फिर जब वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में आएगा तो वो उसको आगे पास ऑन करेगा, यानी कि वही सख्ती जो उसको अपने बाप से मिली, जिसका वो अपने बाप से तो बदला नहीं ले सका, लेकिन अब वो उसका बदला किससे लेगा, जब वो क्लासरूम में आएगा या उसके अंडर जो लोग होंगे, स्टूडेंट्स लगा लो, तो फिर वो उन पे सख्ती करके अपनी उस सेंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह के जो अनड्यूली अथॉरिटेटिव एजुकेशंस जो हैं, ये छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी क्या बना देते हैं, टायरेंट्स बना देते हैं, कि उनके अंदर भी ऐसे जज्बात बन जाते हैं कि अगर आप उनको बहुत ज़्यादा दबाव, सख्ती करो तो उनके अंदर ना बगावत जन्म ले लेती है, और वह इनकेपेबल हो जाते हैं कि वो टॉलरेट करें ओरिजिनलिटी को। किसी भी तरह से दुनिया में अगर कोई सही भी बात की जा रही होगी, कोई सही भी अमल होगा, उनसे हट के जैसे ही होगा वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर टॉलरेंस ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि उनको इतना दबाया गया होगा बचपन में। तो द इफ़ेक्ट अपॉन एजुकेटर्स इज़ इवन वर्स। अब जो बंदा टीचिंग वाले फील्ड में आ गया है, उस पर तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि वो सडिस्टिक डिसिप्लिनेरियंस बनने लग जाते हैं, और उनको बड़ा अच्छा लगता है कि वो दहशत फैलाए, ठीक है, और उनको और कोई भी चीज़ इंस्पायर नहीं करती। अब चूँकि ये लोग नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज से ही फिर डर लगने लग जाता है, नफ़रत होने लग जाती है, जो कि इंग्लिश अपर क्लास में ह्यूमन नेचर का एक पार्ट समझा जाता है। लेकिन ये एक वेल ग्राउंडेड हेटर है अथॉरिटेरियन पेडागोजी का, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, अगर वहाँ पर स्टूडेंट्स को बिल्कुल दबाया जा रहा है, उनको बस ड्यू या अनड्यू सिर्फ सबमिसिव बनाया जा रहा है, तो उनके अंदर एजुकेशन को लेके एक डर बैठ जाएगा, टीचर को लेके एक अच्छा इमेज नहीं होगा, और वो चीज़ उनकी लर्निंग को भी ख़राब करेगी और उनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक अच्छा इंसान भी नहीं बनाएगी। तो ये कहता है कि टीचिंग में हर ऐसी अटैम्प्ट लेनी चाहिए ताकि वो बच्चों को फ़ील करवाए कि ये एजुकेशन या ये इन्वायरमेंट, ये चीज़ इस काबिल है कि यहाँ पर बैठा जाए, यहाँ पर सीखा जाए, और जो भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो ट्रू है, वो सही है। वो ये कहता है कि जब एक स्टूडेंट जो है वो विलिंगली कोऑपरेट करता है, तो वो ज़्यादा लर्न करता है, डबल लर्न करता है उस चीज़ की निस्बत, जबकि वो थक हार के, सबमिसिव हो के, डर के पढ़ता है, तो वो जितना पढ़ पाता है उससे डबल वो परफॉर्मेंस अपनी अच्छी तब दे सकेगा जब उसके साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पर वो विलिंगली अपने दिल से पढ़े। ये सारी जो रीज़न्स हैं ये वैलिड हैं इस बात को लेकर कि फ्रीडम होनी चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। उसने पहले 3 स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस किए थे। एक ऐसा था जो कहता था कि एजुकेशन में फ्रीडम होनी चाहिए, दूसरा कहता था कि उनको सबमिसिव होना चाहिए, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तीसरा कहता था कि उनके ऊपर फ्रीडम तो हो लेकिन वो अच्छे भी हों। तो फ्रीडम के क्या कहते हैं फेवर में जो बातें हैं ये उसने यहाँ पर डिस्कस की हैं। अब आगे बात ये हो रही है कंसीडर करना दूसरों को,
not only in great matters but also in little everyday things is an essential element in civilization। वही कहता है civilization में, तहजीब में, किसी भी इलाके की कम से कम कंसीडर तो करो दूसरे को बर्दाश्त करने की, दूसरे को सुनने की आदत जो है बड़ी से लेके छोटी चीज़ों में भी ये होनी चाहिए, नहीं तो सोशल लाइफ जो है वो इनटॉलरेबल हो जाएगी। यानी कि ये चीज़ हमें सिखानी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने टीचर्स को भी। रसल ये नहीं कहता कि पोलाइटनेस सिर्फ प्लीज़ या थैंक यू जैसे फॉर्मल मैनर्स में है, वो ये कहता है कि ये तो चीज़ें बारबेरियंस में भी पाई जा सकती हैं, लेकिन रसल ये सोचता है कि विलिंगनेस टू टेक अ फेयर शेयर ऑफ नेसेसरी वर्क, ऐसा काम जो कि ज़रूरी है उसमें आप अपना हिस्सा डाल दो। सोसाइटी में या जिधर भी आप जिस भी इन्वायरमेंट में हो वहाँ पे आप अपने हिस्से का काम कर लो, ऐसी छोटी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाओ जिससे आप मुआशरे में काम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बैलेंस क्रिएट कर लो। तो ये भी आपकी तरफ से सिविलाइजेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप इसमें अच्छे मैनर्स प्रेजेंट कर रहे हो। सैनिटी अगर आप में अकल है, ये भी पोलाइटनेस की एक किस्म है। और ये इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू गिव अ चाइल्ड अ सेंस ऑफ ओमनीपोटेंस, बच्चे को ये तासुर ना दो कि वही उसके अंदर अथॉरिटी है, वो जो मर्ज़ी कर ले। और I believe that adults exist only to minister to the pleasure of the young। वो ये कहता है ना तो बच्चे को ये तासुर दो कि बच्चा ही इतना फ्री हो जाए कि उसके अंदर ओमनीपोटेंस आ जाए, ना उसको ये तासुर दो कि बड़े जो हैं वो सिर्फ आपकी खुशियों का इस्तेसाल करने के लिए, उनका इस तरह का जहन ना बनाओ। And those who disapprove of the existence of idle rich are hardly consistent if they bring up their children without any sense that work is necessary and without the habit that make continuous application possible। अब ये कहते हैं अगर आप अपनी औलाद की तरबियत करोगे ना, तो आप अगर उनको ये सिखाते हो कि भाई बग़ैर काम के भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, तो ये या तो आप इसको सिखाते सिखाते एक पॉइंट पे थक जाओगे, ये कंसिस्टेंट आप इसको नहीं सिखा सकते। दूसरा है कि अगर आप ये सिखाते हो तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसी हैबिट्स बन जाएंगी कि जिससे फ़ायदा नहीं होगा। तो आइडल रिच वाली बात उसने इन प्रेज ऑफ आइडलनेस वाला ऐसे अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर बड़ी डिटेल में मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था। तो आइडल रिच वाली कंडीशन ना तो आप में खुद हो, ना आप उसको दूसरों में अपने बच्चों में पास ऑन करो। अब वो कहते हैं कि अगर बच्चों की कम्युनिटी है, यानी कि कुछ बच्चे ही बैठे हुए हैं, वहाँ पर एडल्ट हट जाएं। अब ये उन लोगों की फेवर में बात है जो ये कहते हैं कि बच्चों पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो वो उस पॉइंट को डिस्कस करते हुए कहता है कि अगर एडल्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है वो अपनी टायरनी, अपनी जो है ना, जिसे कहते हैं ना, अपर हैंड अपना बना लेगा। और ये एडल्ट टायरनी से ज़्यादा ब्रूटल साबित होता है। अगर 2 या 3 साल के बच्चों को, 2 बच्चों को आप एक साथ छोड़ दो, तो कुछ लड़ाइयों के बाद उनको पता चल जाएगा कि हम में से विक्टर कौन है और किसने स्लेव बनना है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि कोई एक बच्चा दूसरे को हमेशा डोमिनेट कर लेगा। और ये चीज़ जब वो छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चों के ज़हन में बैठ जाएगी ना, तो वो जो जिसको हमेशा मार पड़ रही है उसके अंदर डर बैठ जाएगा, उसको अपना आप शुरू से ही सबमिसिव लगने लग जाएगा। और जो मार रहा है वो फिर अपने आप को ताकतवर समझने लग जाएगा और वही चीज़ उसमें पक्की हो जाएगी। जब वो कहता है ज़्यादा बच्चे होंगे तो 1 या 2 बच्चों में लाजमी आपको मास्टरी नज़र आएगी कि वो अपने आप को ना बड़ा बना रहे हैं, और जो दूसरे हैं उनकी लिबर्टी ख़त्म हो जाती है और फिर वो जो है ना उनको लेके उनके आगे सबमिसिव हो जाते हैं। बच्चों की बात है, तो यहाँ पर वो कहता है कि बड़ों को लाजमी उसमें इंटरफेयर करना चाहिए और जो वीक बच्चा है, जो लेस एग्रेसिव है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों में कंसिडरेशन फॉर अदर डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली। वो ये कह रहा है कि ये जो चीज़ है कि दूसरों को भी कंसीडर करना, उनकी सुनना, उनको एक्सेप्ट करना, उनको टॉलरेट करना, ये किसी बच्चे में एकदम से नहीं आ जाता है, इसको बार बार सिखाना पड़ता है और इसमें आपको कहीं ना कहीं अथॉरिटी का एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा एज एन एडल्ट। लेकिन उसका भी कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि ये नहीं है कि आप बच्चों को एक चीज़ सिखाते सिखाते इतने ओमनीपोटेंट बन जाएं, इतने ब्रूटल बन जाएं कि बच्चा आपको लेके ही मुतनफ़िर हो जाए। दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द एब्डिक्शन ऑफ एडल्ट। अब बड़ों की जो है एब्डिक्शन के बारे में जो ये आर्ग्यूमेंट है नेक्स्ट, एजुकेशन जो है मस्ट बी समथिंग मोर पॉजिटिव देन अ मेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। सिर्फ ग्रोथ नहीं होनी चाहिए एजुकेशन में, उससे भी कहीं ज़्यादा पॉजिटिव हो। इट मस्ट आल्सो प्रोवाइड मेंटल एंड मॉरल इक्विपमेंट फॉर चिल्ड्रन। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चों को ज़हनी
और इखलाकी चीज़ें ऐसी सिखाए जो उनको आगे ज़िंदगी में उनकी हेल्प करें। सिर्फ़ उनको एजुकेशन ना दी जाए, सिर्फ़ उनको तालीम के रट्टे ना लगवाए जाए, बल्कि उनको मॉरली और मेंटली भी सिखाया जाए, समझाया जाए। और द डिज़ायरेबल सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इज़ दैट विच कंसिस्ट इन स्पॉन्टेनियस प्लेजर इज इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन विदाउट एनी यूटिलिटियल पर्पस। वही कह रहे हैं कि अगर आप बच्चों के मौजूदगी में आपके अंदर नरमी है, आप उनकी उनकी जो है ना कंपनी को लाइक करते हैं, फिर आप जो सिखा पाएंगे उनको वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, वो ज़्यादा उन पर असर करेगी। टीचर हु हैव दिस क्वालिटी, जो ऐसे जो बच्चे हैं जिनमें ये क्वालिटी है, विल seldom नीड टू इंटरफेयर विद चिल्ड्रंस फ्रीडम बट विल बी एबल टू डू सो व्हेन नेसेसरी विदाउट कॉजिंग साइकोलॉजिकल डैमेज। ऐसे जो टीचर्स हैं जिनमें ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो बच्चों की कंपनी को एंजॉय करते हैं, वो उनकी साइकी को, उनकी नफ्सियात को समझते हैं, तो उनको जब भी ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट्स की फ्रीडम में कहीं इंटरफेयर करने की, उनको कुछ सिखाने की, तो उनमें इतनी सलाहियत ज़रूर होगी कि वो उन स्टूडेंट्स को कोई साइकोलॉजिकल डैमेज पहुंचाए बगैर उनको कुछ ना कुछ सिखा लेंगे। इट इज़ थॉट, ये सोचा जाता है कि एजुकेशन जो है एनी वंस होल्स प्रोफेशन, ये किसी की भी पूरा जो है ना होल प्रोफेशन होना चाहिए, यानी कि उसको सारा दिन में एजुकेशन प्रोवाइड करने के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। It should be undertaken for at most 2 hours a day by people whose remaining hours are spent away from children. तो वो ये कह रहा है कि ऐसे लोग जिनका बच्चों से ज़्यादा लिंक नहीं है या जो बच्चों की कंपनी में ज़्यादा रहते नहीं हैं, तो उनको फिर 2 घंटे से ज़्यादा आप ये एजुकेशन वाला काम नहीं दो, क्योंकि वो फिर ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ रहेंगे तो वो उनकी साइकी को डिस्टर्ब करने लग जाएंगे, क्योंकि वो उनको अंडरस्टैंड तो करते नहीं हैं। सोसाइटी ऑफ द यंग इज़ फटीगिंग, यंग की जो सोसाइटी है वो थक रही है, स्पेशली व्हेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज़ अवॉइडेड। अगर आपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उनको नहीं सिखाया तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में गलत चीज़ें करके या गलत मामलात की वजह से थक रहे हैं, टूट रहे हैं। इन दी एंड फटीग प्रोड्यूसेस इरिटेशन, और इस फटीग से उनको इरिटेशन हो रही है, विच इज़ लाइकली टू एक्सप्रेस इट सेल्फ समहाउ, जो वो कहीं ना कहीं फिर एक्सप्रेस ज़रूर करते हैं, चाहे वो अच्छी तरह से करें चाहे वो बुरी तरह से करें। जब भी वो इरिटेट होंगे यंग लोग, तो फिर वो अपनी इरिटेशन को कहीं ना कहीं निकालेंगे। Whatever theories the harassed teacher may have taught himself or herself to believe, अब वो ये कह रहे हैं कि जो टीचर्स हैं जिनको खुद हरासमेंट का सामना करना पड़ा बचपन में या जैसे भी, जिससे उनकी अपनी साइकी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो अब उस चीज़ को जिस तरह से भी वो पास ऑन करेंगे, वो उसको जो भी रीज़न दे दें वो वैलिड नहीं हो सकती है। और इस चीज़ की वजह से अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हो, किसी भी तरह से आप ज़्यादा ब्रूटल हो रहे हो, या आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा लीनियंट हो रहे हो, जिसकी वजह से डिसिप्लिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उससे यंग लोगों में फटीग बढ़ रही है, इरिटेशन बढ़ रही है, और वो उसको कहीं ना कहीं निकालते हैं। दूसरा इस चीज़ का पहलू ये बन सकता है कि ऐसे यंग लोग जो कहीं ना कहीं थके हुए हैं, ख़ुद में उनमें डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, इरिटेट हैं, तो उनको अगर टीचिंग प्रोफेशन दे दिया जाए तो वहाँ पर भी वो अपनी फटीग और इरिटेशन ही निकालेंगे, जिससे स्टूडेंट्स का नुकसान होगा। नेसेसरी फ्रेंडलीनेस कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड बाय सेल्फ कंट्रोल अलोन। सिर्फ आप सेल्फ़ कंट्रोल करके ही सिर्फ फ्रेंडलीनेस को नहीं एग्जिस्ट कर सकते, आपको थोड़ा सा अपने ताल्लुक़ को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने आप को स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा ना कोऑपरेट करना है, आपने उनके साइकी को अंडरस्टैंड करना है, और उनके साथ एक अच्छे ताल्लुक़ से आपने चलना है। बट वेयर इट एग्जिस्ट इट शुड बी अननेसेसरी टू हैव रूल्स इन एडवांस। सॉरी अबाउट दैट जी। तो वही कह रहा है कि जहाँ पर भी आपको जो है ना, आप अगर जा रहे हो टीचिंग में, तो फिर ये नहीं है कि आप फिर पहले से ही रूल्स बना लो कि आपने कैसे नॉटी चिल्ड्रंस को ट्रीट करना है, चाहे करना है क्या करना है, क्योंकि जो इम्पल्स है वो राइट डिसीजन एट द मोमेंट लेती है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि पहली तो बात यह है कि फ्रेंडली ताल्लुक़ रखो और प्यार मोहब्बत से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ, और किसी भी बच्चे से आपका सामना होने से पहले ही आप ऐसे रूल्स ना बना लो कि कोई नॉटी बच्चा है तो मैंने उसको किस तरह से ट्रीट करना है। राइट डिसीजंस जो हैं वो तब लिए जाते हैं जब आप बच्चे को जानते हो, आपका उससे ज़रा आमना सामना हो जाए, फिर ऑन द स्पॉट देखो अब इसको मैंने किस तरह से डील करना है। और अगर बच्चे को ये लगने लग जाएगा कि आप उसको लाइक करते हो, तो वो आपकी बात को मानना भी शुरू कर देगा। नो रूल्स हाउएवर वाइज आर अ सब्स्टिट्यूट फॉर अफेक्शन एंड टैक्ट।
कोई भी असूल आप बना लो, वो जो है अफेक्शन, अगर आप शफ़क़त और नरमी के साथ बच्चे से ताल्लुक़ रखते हो तो उससे बढ़ के कोई रूल नहीं हो सकता। तो एजुकेशन एंड डिसिप्लिन को अगर हम समराइज़ करते हैं तो इसने कहा है कि एजुकेशन और डिसिप्लिन इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जब भी कोई एजुकेशनल थ्योरी बननी चाहिए उसमें एक तो ज़िंदगी के मकासद के बारे में कुछ ना कुछ सोच हो, दूसरा उसमें मेंटल चेंजेस को भी देखा जाए, स्टूडेंट्स के भी और टीचर्स के भी। फिर एजुकेशन के फ्रीडम पे बात आई तो फिर उसने कहा कि 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, कुछ कहते हैं बिल्कुल फ्रीडम, कुछ कहते हैं बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं, और कुछ कहते हैं फ्रीडम तो हो लेकिन बच्चे अच्छे भी हों। उन सबको डिस्कस करते हुए उसने कंक्लूड ये किया है कि जो टीचर्स हैं उनको चाहिए कि वो एक फ्रेंडली ताल्लुक़ बनाए स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। और जब स्टूडेंट्स को लगेगा कि आप उनको लाइक कर रहे हैं तो वो आपकी बात मानना भी शुरू कर देंगे, और आपको चाहिए कि आप तरीके से प्यार मोहब्बत से डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करो और स्टूडेंट्स को भी सिखाओ। और जहाँ पर कुछ बच्चे इकट्ठे हैं वहाँ पर भी आप एक की ज़्यादादारी कायम ना होने दो, बल्कि उनके दरमियान में भी आप सुलह सफ़ाई करवा के बच्चे की साइकी को डिस्टर्ब होने से बचाओ। मेन उसने बात ये की है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे जो है ना स्टूडेंट का जो ज़हन है वो किसी तरह से भी इफ़ेक्ट ना हो, उसको साइकोलॉजिकल डैमेज कम से कम टीचर की तरफ से नहीं मिलना चाहिए, क्लासरूम में नहीं मिलना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स के दरमियान रहते हुए भी कोई एक स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली डैमेज ना कर सके। एजुकेशन को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और एजुकेशन के बारे में उसने 2 बातें की कि एजुकेशन कम से कम ऐसी ज़रूर हो कि जो बच्चों को ज़हनी तौर पर और इखलाकी तौर पर इस काबिल बना सके कि वो अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को अच्छी तरह से लेके चल सकें। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।